सारी बातों को समराइज करूं ताकि फिर हम बातों की तरफ मूव करें। पहली चीज, आप हाफ हार्टेडली काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं अभी से बता रहा हूं, आप हाफ हार्टेडली काम करेंगे, आपका हाफ रिजल्ट नहीं आएगा, आपका 0 रिजल्ट आएगा। 48 इज एज गुड एज 0, क्योंकि जाएंगे दोनों ही जो है वो कबर में। रीजन ये है कि आपकी अटेम्प्ट आया होगा। मैं खुद भी आपकी तरह स्टूडेंट जो है वो रह चुका हूं, और मैं आपको अपने बच्चों को देखकर और अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं, फेल होना का सबसे बड़ा अजियतनाक काम ये होता है कि आपका 6 महीना वेस्ट हो रहा होता है। आप लोगों को कम से कम सीए में ये दुख नहीं है फेल होने का कि पेपर फीस जाया हो गई। मैं तो ये बात मजाक में बोल रहा होता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे तौर पे मजाक नहीं है, ये उसको आप सीरियसली जो है वो समझें कि शायद एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई कैप को पासिंग रेशियो इंप्रूव करने के लिए काम और ट्राई करना चाहिए। आपकी पेपर फीस बढ़ा दें, ट्यूशन फीस आप सेम रखें, पेपर फीस बढ़ा दें। अभी कितनी है आपकी पेपर फीस सब पेपरों की? 13,500 रुपए कर दें, ताकि जब 3 पेपर फेल हो ठक करके 40,000 रुपया गया, फिर दोबारा देना पड़ेगा। यकीन जाने ये गम ये दुख एसीसी वालों को होता है। अच्छा, वो लोग फिर क्या करते हैं, पेपर ही नहीं देते, 3 महीने बाद दे दो। तो रीजन बीइंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा वो उतना सीरियस नहीं हो रहा होता। लाइक एक गलती सर, कुछ बच्चे पेपर पिक करते हैं रिजल्ट के बाद। मैं हमेशा की बात बोलता हूँ और आज के बाद ये बात जिंदगी भर के लिए बांध के रखें, रिजल्ट पर पेपर ड्रॉप होता है, पेपर पिक नहीं होता, क्योंकि आपके 2 महीने खर्च हो चुके होते हैं जिसको आप यूज जो है वो कर सकते थे। सर दूसरा मसला, आप कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये भी कुछ कॉम होती है, जो जनवरी के महीने में डिसाइड करती है, या हमारे केस में जुलाई के महीने में, कि अब हमने सीरियस होना है एग्जाम देने के लिए। क्यों सर? अब मैंने फीस जमा करवा दी। अबे मेरे अल्लाह के बंदे, तो पेपर फीस जमा करवाने के बाद में पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ना हुआ। तो आप लोगों की मिस्टेक सर, पहली मिस्टेक, आप हाफ हार्टेडली काम करेंगे, आपके पास क्लास में रजिस्टर नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा, या आपने काम छोड़ा हुआ होगा। और ये एक रेगुलर चीज है, एक दफा आपको आदत लग जाए तो ये एक तरह का नशा है। दूसरी हरकत, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है। और तीसरी हरकत, आपकी प्रैक्टिस इनफ है, लेकिन आप उस प्रैक्टिस को लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा नहीं कर सकते। कॉस्टिंग में आप ये समझ लें कि जितना बच्चा फेल हो रहा है ना, उनमें से आधा बच्चा, आई थिंक इस दफा कोई स्टेट्स अगर आपके पास हो, 3,500 बच्चों ने कोई एग्जाम दिया है मेरा ख्याल है, और 1700 के करीब कोई पास थे। तो आप समझें कि 2,000 बच्चा फेल हुआ है ना, मैं आपको गारंटी बता सकता हूं 800 से 1,000 बच्चा ऐसा है जिनका पास होना बनता था, उनकी पेपर कवरेज नहीं थी पूरी। 80 मार्क्स का किया 42 आ गए, 60 मार्क्स का किया 35 मार्क्स आ गए। कल रात में हमारी क्लास के बच्चा बोला सर 60 मार्क्स का किया था 35 आ गए, रीचेक करवा लूं। मैंने कहा क्या रीचेक करवाएगा? रीचेक का भी तो ऑप्शन नहीं। रीचेक तो तुम तब करवाओ जब तुम बोलो कि मेरी कवरेज बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत हो रही है परेशानी, कम से कम मुझे आइडिया। अब एक बच्चा बोले ना मुझे कि सर मैंने पूरा पेपर किया अटेम्प्ट और मेरे मार्क्स 30 आ गए, ये इतना बड़ा गैप है कि मैं बच्चे को बोलता हूँ, आई कैप ने एक नया, आपने शायद देख लिया हो, उन्होंने एक नई सर्वे स्टार्ट की है, पेड है, उसमें आपको वो आपके आंसर के हिसाब से फीडबैक जो है वो दे देते। तो मैं बोलता हूँ भाई वो आप आंसर वाला फीडबैक ले लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मैंने 90 मार्क का किया है, 95 का किया है, 42 आ गए, 44 आ गए, खैर है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का इशू या कुछ तुम्हारी वर्किंग का इशू है। तो प्लीज जरा मैं आपको ये बात अभी से बता दूं, खुदारा ये सोच के पढ़े, खास तौर पे वो बच्चे जो पहली दफा कैप दे रहे हैं, ये सोच के पढ़े, या जो फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग दे रहे हैं कि आप कॉस्टिंग में पहले फेल हो चुके हैं। शायद जब आप ये सोच के पढ़े तो आपका सीरियसनेस लेवल थोड़ा ज्यादा हो। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो प्लीज आज इसको जरा बिस्मिल्लाह करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगे कि भाई ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने तो ये बातें की हुई हैं, तो सब्र करके बैठ जाइएगा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो चौथी अटेम्प्ट में जब कॉस्टिंग का पेपर अपेयर कर रहे होते थे तो वो फोन करके वो सवाल पूछ रहे होते थे जो सबसे बेसिक सवाल होता था। पहले आपके कोर्स में एक टॉपिक होता था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अब बोर्ड के एमएफए के अंदर आ गए। एमएफए के अंदर वो टॉपिक में एक चीज आती है कि इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो दी होती है। तो मुझे आज भी वो सवाल नहीं भूलता क्योंकि वो बच्चा माशाल्लाह एएफएफ के अंदर है, और उसने सवाल मुझसे ये पूछा कि सर वो इन्फ्लेशन पहले साल से लगती है कि दूसरे साल से लगती है? ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर उस बंदे को पता है जिसने 10 सवाल सॉल्व किए हुए आईकेप के पास पेपर के, बस 10 नहीं 5 भी किए हुए, क्योंकि ये एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां पर कोई एक आंसर नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं था,
ये सवाल की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अब एक पहली अटेम्प्ट का बच्चा क्या पूछ रहा है ना, जायज सवाल है, 3 अटेम्प्ट दिया हुआ, 3 दफा से कॉस्टिंग रुका हुआ है, चौथी अटेम्प्ट में वो ये सवाल पूछ रहा है फोन करके पेपर से 2 दिन पहले। इन्फ्लेशन पहले साल में लगती है कि दूसरे साल में लगती है, ये बहुत परेशानी की बात है। तो प्लीज ये जरा बातें माइंड में रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सीरियस लें। अपने पुरानी यादें, पुराना रिजल्ट और पुराना रजिस्टर फेंक दीजिए, जरा नए सिरे से शुरू से जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। सर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू जो है वो शेयर कर दूं। आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, विद दैट आई मीन देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर। तो आपको अब हर टॉपिक को उसी हिसाब से इज्जत देनी है। आपके सिलेबस में 3 हिस्से बने हुए, 3 ग्रिड आपके पास है बनी हुई। आपको इन तीनों ग्रिड के ऊपर मैं सोच रहा हूं कि एक वर्कबुक आपके पास अरेंज करा दूं, ताकि आप उसी के अंदर सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि हमने कितने काम जो है वो करने हैं। ये फहीम भाई से भी अंडर डिस्कशन है। बाय द वे बुक आपकी बन गई है, मेरे पास पीडीएफ में आ गई है, लेकिन फहीम भाई मुझे ओके करें तो मैं उसको भेज दूं, आप उसे खुद भी प्रिंट करा सकते हैं, आपको यहां से भी जो है वो मिल जाएगी। सर हमारा जो सबसे कोर एरिया है, कोर इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत मुश्किल एरिया। मुझे अगर नए बच्चों को घेरना हो तो असूलन हमें इस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज इजियर टू डाइजेस्ट, मजा भी आ रहा होता है। आप में से जो इंटर कॉमर्स और ओए लेवल्स वाले आएंगे उनको तो बहुत मजा आएगा, वो तो बोलेंगे सर आप हटो, मैं खुद आके टीच करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आपको नाम देख के फील हो रहा होगा कि यार हाँ ये नाम हमने वहां भी जो है वो देखे। लेकिन याद रखें ये वही चीज है जो FR1 में आपके साथ हुई। आज जिन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी होगी उन्होंने FR1 का इंडेक्स खोल के भी यही बोला होगा। ये तो सब वही चीजें हैं जो मेरे पास थी पहले, आई कैप ने आपको दिखा दिया कि सिर्फ नाम के अंदर वही है, हरकतों के अंदर सेम नहीं है। जिनका क्लियर हुआ उनको भी आइडिया है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक खानदानी किस्म का था। सर ये आपका कोर एरिया है डिसीजन मेकिंग का, जिसके अंदर आपके पास सारे कॉन्सेप्चुअल एरियाज हैं। हमारा स्टार्ट जो है वो यहां से हो रहा होगा। आपके इस पूरे कोर एरिया के अंदर 3 मेन टॉपिक एग्जिस्ट करते हैं, जिन तीनों की थीम एक ही है। हर टॉपिक की ना एक थीम है। थीम ये है कि यहां पर आपने सारा का सारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करनी है। पहला टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके अंदर आपको कंपनी के वेयर हाउस की और कंपनी के स्टॉक की मैनेजमेंट करनी है। तो आपने डिसीजन लेकर मैनेजमेंट को यह बताना है कि कितनी क्वांटिटी का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। देयर इज अ स्वीट स्पॉट, टू मच बहुत महंगा पड़ेगा, टू लेस बहुत महंगा पड़ेगा, आपको बीच में आगे कहीं काम करना है। सर दूसरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग के नाम से। ये बोलने के लिए टॉपिक तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर सब एरियाज है, ये छोटे छोटे सवालात हैं। पास्ट में ऐसा हो चुका हुआ है और नई स्कीम में भी ऐसा हुआ है कि इस ग्रिड से एक से ज्यादा सवाल आ जाता है। कुछ प्रिंसिपल हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, जिनको हमारी जबान में रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है। ये प्रिंसिपल्स हैं, लॉज नहीं है। इन प्रिंसिपल्स की बेस पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है, इट्स मोर लाइक अ केस स्टडी, जहां पर आपको कैलकुलेशन कम करनी है, एनालिसिस ज्यादा करने। जिन लोगों ने ये पेपर दिया हुआ है उनके लिए मैं खास तौर पे एक मैसेज ये दूं, ये वो टॉपिक है जिसमें आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आंसर प्रेजेंट जो है वो किस तरह से करना है। क्योंकि वर्किंग कभी ट्री डायग्राम में शो हो रही होती है, कभी बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो यहां पर पेपर सॉल्व करने का एक स्पेशल स्टाइल है। लाइक अगर मैं सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो डिसीजन मेकिंग के एरिया से सेक्शन बी से एक 20 मार्क्स का सवाल आया। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं उनको मैं ये बात बता दूं, आपके पेपर में अब 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास बड़े सवाल होंगे, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, इस तरह का सवाल होगा। अच्छा कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50-50 मार्क्स का ही आ रहा होगा। 3 सवाल थे, उस 3 सवाल आई थिंक 47 या 48 मार्क्स के आपके पास बन रहे थे। सेक्शन ए में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास तकरीबन लास्ट अटेम्प्ट में 53 मार्क्स आए हैं, 6 सवाल आए, तो 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास टॉपिक बहुत सारे असेस हो जाएंगे। सर पहले के मुकाबले क्या चेंज है? हमने पुराना कैफेट नहीं देखा हुआ, हमने पुराना कॉस्टिंग नहीं देखा। पुराने कॉस्टिंग में क्या होता था? पुराने कॉस्टिंग में सेक्शन बी होता था और 5 सवाल के अंदर 100 मार्क्स, 6 सवाल के अंदर 100 मार्क्स पूरे। प्लस पुराने कॉस्टिंग के अंदर सिलेबस का एक पूरा पोर्शन था, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजटिंग। वो पूरा पोर्शन उठ के MFA के अंदर आ गया और सही आया है, क्योंकि रीजन है कि आपके पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो पोर्शन वैसे भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं था, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था। सर सिलेबस में कुछ एडिशन हुआ है जी बेटा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक ऐड हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नाम से। लास्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि बुक के अंदर प्रिंट नहीं हुआ था। क्योंकि बुक के अंदर प्रिंट नहीं था तो आईकैप ने एक नोटिफिकेशन भी इशू करके बच्चों को यह बात बता दी थी कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लास्ट अटेम्प्ट में असेस नहीं करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके नए सिलेबस का पार्ट इस अटेम्प्ट में नहीं बना,
पहले का बनाओ। इस दफा ये भी आना स्टार्ट हो जाएगा, आसान एरिया है। हाँ, इस टॉपिक के ऑब्वियसली आपके पास पास पेपर नहीं होंगे। पास पेपर इसलिए नहीं होंगे कि पहले आपके सिलेबस में ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं किया करता था। सर आपके पास डिसीजन मेकिंग में लिमिटिंग फैक्टर है, रेलेवेंट कॉस्टिंग है, प्राइसिंग पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मेक और बाय। ये वो फैसला है जहां पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमें आउटसोर्स करना है या हमें खुद से माल प्रोड्यूस करना है। एसेट रिप्लेसमेंट है, फर्दर प्रोसेसिंग है। और सर एक टॉपिक हमारे पास है विद द नेम ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, जिसको आप लोग ब्रेक इवन के नाम से भी बोल रहे होते हैं। और ये अपने नाम की टाइप का ही है। आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ ये चेक करना है कि कॉस्ट का और प्रॉफिट का आपके वॉल्यूम चेंज के साथ क्या कोरिलेशन है, दैट्स इट। सर ये तीन आपके पास मेन एरियाज है। सर ये आपका एरिया, ये वो एरिया है जिसको मैं आपकी जबान में बोलूं सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों, ये एरिया हैक हो सकता है इन अ सेंस कि ये वो एरिया है। देखिए अगर आप एम्प्लॉई है ना तो आपका हर दिन एक जैसा है। सुबह 9 बजे दफ्तर में घुसना है, 6 बजे ख्वार होकर बाहर निकलना है। जब महीने के एंड पे जब सैलरी मिलेगी ना तो वो भी एक जैसी मिलेगी। हाँ कम हो सकती है, देर से आए, आके सो गए, जल्दी निकल गए, घर में कोई मर गया, छुट्टी ले ली, पैसे काट के आपको मिल जाएगा। इंक्रीमेंट आएगा साल के बाद आएगा अगर कंपनी के हालात अच्छे हुए। ये मसला ये आपने देख लिया होगा ना कोविड के अंदर। अब तो आजकल हर चीज का मीम बनना स्टार्ट हो जाता है कि वो बीच में हमें याद है हमारे एक दोस्त है, ए लेवल के हैं टीचर, बड़े मशहूर टीचर हैं, तो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, मल्टीपल कॉलेजेस में होते हैं, तो किसी कॉलेज ने 1 महीने की सैलरी जो है वो रोक ली। बोला कि इस दफा बच्चों की फीस नहीं आई हुई तो हम पैसे जो है वो नहीं दे सकते, ये वो। अबे भाई उसकी हट गई, उसने स्टेटस लगा दिया बहुत लंबा, और उसने बोला कि तुम लोग पैसे ऐसे रोक रहे हो, जब ज्यादा बच्चे आते थे तो प्रॉफिट की शेयरिंग हमारे साथ जो है वो कर रहे होते। तो ये काफी सारे लोगों ने ये बात बोलनी स्टार्ट की कोविड के दिनों में कि भाई जब अच्छे वक्तों में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे तो गम के दिनों में लॉस शेयरिंग क्यों हो रही है। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि ग्राउंड रियलिटीज ये थी और प्रैक्टिकल भी यही हो रहा होता है मोस्ट यार। अनफॉर्चुनेटली अच्छे वक्तों में तो इतनी शेयरिंग नहीं हो रही होती, लेकिन बुरे वक्तों में एम्प्लॉइज को बेयर करना पड़ रहा होता। सर तो आपके ना सारे दिन एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप दुकान खोल के बैठे हुए ना, अगर आपने दुकानदारी की है या कभी आपने दुकानदारी करी, तो मैं आपको बताऊं आपके सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग दुकान पे बैठे हैं, मैं तो बैठा हूं, काउंटर पे बैठा हूं, दुकानदारी की है। तो दुकान के ऊपर ना 8 घंटे अगर आपने दुकान खोली है, 12 घंटे दुकान खोली है, तो आपकी दुकान पे ना ट्रैफिक, फुट ट्रैफिक एक जैसा नहीं होता। 3-3 घंटे ऐसे पड़े में सुन, कस्टमर ही नहीं है। और कभी ऐसा होता है, बहुत होता है, एक कस्टमर आया, दूसरा आया, 5 और आ गए, तब आप खुद सोच रहे होते हो कि यार साला ये कस्टमर सारा डिवाइड हो जाता, 5 घंटे में आहिस्ता करके आते, एकदम आता है रश। अच्छा आपका हर दिन भी एक जैसा नहीं होता। अगर आप चाय के होटल पे बैठते हैं तो ये बात आपको आइडिया है, जो चाय के होटलों पे बैठने का आदी, और हमारे यहाँ तो हर बंदा ही है, तो हमारा शहर का काम ही यही है चाय के होटल पे जाके बैठे, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आपको वीकडेज में जाएं तो वही वेटर आपको इज्जत दे देगा, और आप कहीं जुम्मे, हफ्ते, इतवार वाले दिन अगर उसके पास आप पहुंच जाएं, उसके बाद इतना रश होता है, वो बोलता है बस आप अभी रो खड़े, मैं आ रहा हूं, चेयर लेगा, उसके बाद गायब। तो आपका हर दिन एक जैसा नहीं है। इसका मतलब जब आप दिहाड़ी वाला काम करते हो ना, जब आप बिजनेस खोल के बैठते हो, तो आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन आपके वीक हैं जहां पर आपके पास ज्यादा गेम नहीं है, और कुछ दिन आपके ईद के दिन होते हैं। आपके सिलेबस में भी ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्चुअल एरिया है, यहाँ लंबा सवाल आएगा, ओखा सवाल आएगा, है आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहां पर कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। तो विद सफिशिएंट प्रैक्टिस, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नॉट प्रैक्टिस, सफिशिएंट प्रैक्टिस, आप इस एरिया को हैक कर सकते हो। मैंने आई एम सेइंग कि आप हैक कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि अगर एक सवाल 15 मार्क्स का आ रहा है, 12 मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है, आप उसमें से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप ईमानदारी के साथ, हक के साथ इन टॉपिक्स की तबीयत से प्रैक्टिस कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये ऐसे हैक नहीं होगा कि हर बंदा जो आईक्यू के बाहर से गुजरे वो बोले अच्छा क्लास ले लेते तो हैक हो जाएगा। नहीं, आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विच मींस कि इवन दो अली अहमद ने क्लास में खड़े होकर पास पेपर सॉल्व करवाया है, लेकिन वो अली अहमद ने सॉल्व करवाया है, प्रैक्टिस अली अहमद की हो रही है, और पेपर आपने देना है, तो आप वो सवाल जाके दोबारा खुद सॉल्व कर दे। अच्छा बच्चों की भी मुझे समझ नहीं आती, एक तो सारे सवाल पास पेपर के सॉल्व करने के बाद पूछ रहे होते हैं सर कोई नया सवाल दे दे,
हालांकि मैं आपको अपना टेस्टेड एक बात बताऊं, कुछ बच्चों से तो मैंने सामने बिठा के, दोस्ती यारी जिनसे होती है, जिनको आप 2 गालियां ज्यादा जो है वो दे सकते हैं, उनसे मैंने पुराना सवाल सॉल्व करवाया, उसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं। अबे तुम किस मुंह से नया मांग रहे हो? पहले पुराने वाले में तो हाथ पूरा कर लो। और सर एक मशवरा आज दे रहा हूं, आप में से सब लोग नहीं मानेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, शर्तिया बता रहा हूं, लेकिन जो लोग मानेंगे उनका पासिंग चांस 90+% हो जाएगा। और बहुत सिंपल मशवरा, बहुत सिंपल मशवरा। आईकैप की जो बुक है ना, बुक जो आप में से बहुत सारों ने शायद अभी तक खरीदी भी ना हो, शायद खरीद लिए, ले लिए, बुक ले लिए, शर्माने की बात नहीं है। मैं जो पेपर पढ़ रहा हूं उसकी भी शायद नहीं लियो, सीएमए में तो आप आ जाएं। सर आईकैप की जो नई बुक आई है ना, जो इसमें एबीसी भी हो, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। उस बुक की बैक पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, पास पेपर्स ही है ज्यादातर, कुछ उसने फाइनल के सवाल सॉल्व किए हैं। अगर आप वो नहीं भी ले रहे तो मैंने अपनी वर्कबुक के अंदर, इनफैक्ट मैंने ये काम लास्ट टाइम बोला था, बाकायदा ही क्लास में बात बोली थी कि बेटा मेरी गारंटी है, मैं आपके आधे पैसे रिफंड कर दूंगा, क्योंकि आधी मेरी गलती है, बाकी गलती आपकी है। कितनी फीस है? 3,500, आधे पैसे मेरे पेपर फीस। मैं ये आपको जो है वो दे सकता हूँ, आपके 6 महीने तो मैं नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली, वो आधे फीस में इसलिए दे दूंगा। आपने एक काम करना है, आपने आईकैप की जो बुक है ना वो पूरी सॉल्व करनी है। जितने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ना उसके अंदर सॉल्यूशन भी है उनका, लेकिन वो सॉल्यूशन आप काम का नहीं है, आप उस तरह का सॉल्यूशन कभी नहीं बना सकते, वो एग्जामिनर का है, सिंगल पेज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स एट द एंड ऑफ द फुल चैप्टर। सर वो सारी एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है। और इस क्लास में कुछ बच्चे इस बात के हैं गवाह, मैंने बाकायदा क्लास में पूछा था, 2 बच्चों ने सॉल्व किया हुआ था, 2 बच्चियों ने सॉल्व किया हुआ था, दैट्स इट, दोनों पास हैं। बाकियों से पूछा नहीं पता था। इनफैक्ट मजे की बात, वर्कशॉप के अंदर मैंने बच्चों से एक सवाल बोर्ड पे दिया कि बेटा ये प्रोसेस का एक सवाल देखो, क्या पता आ जाए। वो आधी क्लास घबरा गई, सर अच्छा सवाल है, टाइट सवाल है। मैंने कहा ये टाइट सवाल मैंने नहीं बनाया, ये आईकैप की बुक में था। उसने एक सवाल दिया हुआ था, वो एक बच्ची ने पूछा, मैंने उसको घूमते फिरते आंसर दिया, उसने कहा नहीं सर आंसर मैच नहीं कर रहा। मैंने फिर सवाल गौर से देखा, मैंने कहा इस सवाल में तो पूरी गेम ही चेंज है। मैंने वो सवाल खुद बैठ के सॉल्व किया, फिर उसको मैंने पिक्चर लेके भेजी, फिर मेरे दिमाग में आया मतलब क्लास में चेक तो करूं, वर्कशॉप में अब सब बच्चा बैठा हुआ है और वर्कशॉप वाले बच्चों को सवाल का मालूम ही नहीं है। मुझे एक बात सिर्फ ये बताएं, अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो पता है फिर फेसबुक पोस्टों के ऊपर लोग क्या बोल रहे होंगे, अबे अली अहमद छोड़ दे, सरप्राइज आ गया पेपर, आईकैप अपने सिलेबस के बाहर से जो है वो दे दिया। मुझे एक ईमानदारी से बात बताएं, अगर आपने सैंपल ही पूरा कवर नहीं किया तो आप किस मुंह से शिकायत कर रहे हो यार? तो मैंने इस दफा ये काम ये किया है, बुक आपके पास होनी चाहिए, वो सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उठा के अपनी वर्कबुक के अंदर फेंक दिए। जो वर्कबुक आपको मिलेंगी, 3 मिलेंगी, रहमत करें, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बुक, इट्स मोर लाइक अ डायरी। उसमें क्वेश्चन है, आपने उसी के अंदर सॉल्व करना है। उसमें सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने अपने सवाल के साथ फेंक दिए। रीजन, मैं आपको मशवरा दूंगा, खर्चा करें प्लीज। किसी को फाइनेंशियल इशू हो मुझसे आके बात करें, मैं बुक का भी कोई ना कोई बंदोबस्त जो है वो करता हूँ। आप बाहर से प्रिंट करवाना चाहे प्रिंट करवाएं। वर्कबुक में ना हर क्वेश्चन के बाद खाली स्पेस है, मैं चाह रहा हूँ आप वो वर्कबुक अपने पास रखें, ताकि जब सेशन एंड हो रहा हो और आप वो वर्कबुक खोलें तो आपको खाली पेज जो जो हो उस पर आपको एक निशान मिल रहा होगा कि ये तुम्हारा रिजल्ट आने वाला। तो वो वर्कबुक में दोबारा बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ रजिस्टर, वो हमने क्लास में इसलिए सॉल्व करनी है ताकि हम एक दफा प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं अपना पास, आपके पास एक रजिस्टर और होना चाहिए ताकि आप उस सवालों की दोबारा प्रैक्टिस पूरी कर सकें। सर 4 टॉपिक हमारे पास हैं, बोलने के लिए 4 हैं बेसिकली 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये 2 टॉपिक हमारे पास है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपके पास वेरिएंसेस हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक ऑफशूट है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन। फॉर इंस्टेंस, जब मैं डिसीजन मेकिंग का टॉपिक टीच कर रहा हूं ना, मैं फर्दर प्रोसेसिंग को छोड़ दूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग पूरी नहीं कराऊंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा डिसीजन मेकिंग पूरी कराने के बाद। रीजन, सर फर्दर प्रोसेसिंग की तुक आपके साथ बन ही नहीं सकती जब तक आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग ना हो। तो सर ये फर्दर प्रोसेसिंग कब आएगा? ये तब आएगा जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा कर लेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा करने के बाद 2 टॉपिक हमारे पास खुल जाएंगे,
जो बेसिकली फर्दर प्रोसेसिंग के हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग का एरिया है, और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के। एक और मजेदार बात, वेरियस का टॉपिक जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हमने वेरियस पहले सॉल्व कर लिया, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, देखें आप, मैं ग्रेड ए से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ग्रेड ए से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छी बात है, आप करें, कोई इशू नहीं। मैं अपनी खातिर ग्रेड सी से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर ये टॉपिक आप शुरू में कर लेंगे, देन यू विल हैव मोर टाइम टू रिवाइज दीज एरियाज, जिनका कॉन्सेप्ट जो है ना उसका बर्डन बहुत है। देखिए ये तो एक फैक्ट है ना, एक कॉस्टिंग का नहीं है, टैक्स का भी, FR1 का भी है। जो टॉपिक तुम एग्जाम से 1 महीना पहले कर रहे होते हो ना, उसके अंदर डिफिकल्टी ज्यादा फेस करनी पड़ी होती है, क्योंकि रिवीजन टाइम कम होता जाता है एग्जाम से पहले। और जो टॉपिक तुमने शुरू में किया होता है, उसके मल्टीपल टेस्ट, दोस्तों के साथ बैठ के कुछ पूछ भी रहे होगे, तो इसी टॉपिक के बारे में पूछ रहे होगे, तो वो बच्चे के पास ना गैप बहुत आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं जो है ना वो एक एरिया स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हमने वेरिएंस पूरा किया ना, तो इवन वेरिएंस के अंदर कोई 15% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक प्रोसेस कॉस्टिंग के एक छोटे से कंपोनेंट के साथ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कभी वेरिएंस पहले करवा दें तो 80% पास पेपर करवाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, छोड़ दो। कब पूरे होंगे? प्रोसेस पूरा करने के बाद। और सर ये आपके सेक्शन का, आपके ग्रेड का सबसे आखिरी एरिया, जिसको नॉर्मली लोग कम इज्जत दे रहे होते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको बहुत सीरियस लें। ये छोटे एरियाज हैं, इनमें इनफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 35 से 45 के बीच में। सर इसमें आपके पास ओवरहेड्स है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, एक्टिविटी है, लेबर है, कॉस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है। ये पूरा टॉपिक बाय द वे जनरल एंट्रीज का है। दूसरी बात, एक टॉपिक मैंने और लिखा है, लेबर। लेबर के आगे मैंने ब्रैकेट में एक अलग से नाम भी किया है मेंशन, लर्निंग कर्व। लेबर के टॉपिक में सबसे हैवी वेट एरिया लर्निंग कर्व का है। लेकिन अगेन प्लीज ध्यान करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक मिस्टेक कर दें, मिस्टेक ये कर दें। लास्ट टाइम ये मिस्टेक मैंने एक टीचर को भी करते हुए देखा, दोस्त ने हमारे, उन्होंने लर्निंग कर्व किया हुआ था, बाकी छोटे लेबर के टॉपिक छोड़ दिए हुए। तो उन्होंने कहा ये तो कभी कभार आते हैं, ये कभी कभार ही आते थे, लेकिन ये पुराने वाले में आते थे, नए वाले में नहीं आते कभी कभार। सर नए वाले के अंदर आपके पास लेबर का बकायदा कुछ प्लान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे डिसीजन मेकिंग के साथ बन रहा है। और बिलीव मी, लास्ट टाइम उठा के इसको मैंने सॉल्व करवाया, इससे 12 मार्क का सवाल था। वही वाली हरकत, वो जो ओवरहेड में होने वाली थी बच्चे के साथ, इसके अंदर हो गई है। और खुदा का वास्ता है कभी भी ये प्लान मत कीजिएगा कि ये सवाल इस अटेम्प्ट में आ गया है तो अगली अटेम्प्ट में ये आएगा। मिसाल के तौर पे लास्ट अटेम्प्ट में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ आ गया सवाल, प्रोसेस से 15 मार्क का सवाल आ गया। हाँ, इसका मतलब अगली अटेम्प्ट में वेरिएंस से आ रहा होगा, हो सकता है अगली अटेम्प्ट में वेरिएंस से भी आ जाए। लास्ट अटेम्प्ट में डिसीजन मेकिंग से सवाल आया, सीवीपी से आया सवाल, सर इसका मतलब अगले अटेम्प्ट में इससे आ जाएगा। आप ये बातें आई थिंक जानते हैं कि इस तरह की हरकतें ICAP में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ये बात यहां तक क्लियर? किसी किस्म का सवाल? सर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल सिलेबस, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द अप्रोच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट मोर। लेकिन आपकी अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप कोई भी काम जो है वो करना स्टार्ट करें। सर आए जरा पहले टॉपिक की तरफ बात करना स्टार्ट करें। दोस्त थोड़ा सा कैमरा जो है वो मोड़ देना प्लीज। सर जी मैं आपसे बहुत बेसिक बात करता हूं, ये बात मैंने पहले भी बहुत दफा की हुई है, मैं उसी बेसिक अंदाज में इस पे बात करना स्टार्ट करता हूं। आज आपकी पहली क्लास है, मैं कुछ टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि आपको जरा चीजें जो है वो ज्यादा समझ में आनी स्टार्ट हो जाएं नॉन टेक्निकल वर्ड्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमारा काम हो जाएगा। बाय द वे जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं नॉन टेक्निकल, इसको भूलना नहीं या इसको नॉन सीरियस मत लेना, क्योंकि अभी जो जो पास पेपर तुम खोलोगे, कैफ के और CA फाइनल के, हम दोनों के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ये पैटर्न याद आना स्टार्ट होगा। यार छोटी बात ये है कि अगर मैं दुकान खोल के बैठा हुआ ना, तो मुझे दुकान खोल के बैठने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। भाई अगर मैंने जोड़िया बाजार में दुकान खोली है, ना मैं CA वालों को जानता हूं, ना मैं ACCA वालों को जानता हूं, ना मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड का है मालूम, सर मेरे पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए। क्या 2 आइटम होने चाहिए? एक, मुझे ये मालूम हो कि मेरी इनकम कितनी हो रही है, और एक दूसरी छोटी सी बात, मुझे ये मालूम हो मेरी दुकान पे कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अगर 25 लाख की इनकम हो रही है और वो इनकम जनरेट करने के लिए 20 लाख की कॉस्ट मैंने इनकर की है, 5 लाख रुपए से हो रहे सिर्फ, इनकम 15 लाख की आ रही है, लेकिन खर्चा मैंने 50 लाख का जो है वो कर दिया है, 35 लाख का आ रहा है लॉस। तो जो देसी दुकानदार बैठा हुआ है, जो सेठ है बैठा हुआ, उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सिर्फ इस काम की जरूरत है, उसके पास एक इनकम और एक कॉस्ट। सर यही दुकानदार
अगर थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट कर दे, तो कल को अगर कोई पठान का होटल अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हो, अब आपसे मुलाकात करने से पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस इस फॉर्म के अंदर बनाया करता था, आपसे मुलाकात होने के बाद आपने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नहीं बनती, मैं आपको बताता हूं किस तरह से बनेगी। तो आपने पठान भाई को, खान साहब को यह समझाया कि जरा ये बताएं कि आपकी दुकान में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों की दो किस्में। एक खर्चा तो आप वो कर रहे हैं जो कस्टमर को सर्व करने के लिए, कस्टमर की जरूरत पूरी करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कस्टमर की जरूरत नहीं कर रहे पूरी, लेकिन वो भी कारोबार की मजबूरी है। फॉर इंस्टेंस, आपको आटे पे पैसा खर्च करना है, आपको अंडे खरीदने, पत्ती खरीदनी है, दूध खरीदना है, मेन कॉस्ट कंपोनेंट, पानी की बोतलें खरीदनी है, अगर आपको सालन बना के बेच रहे हैं आपको उसको आइटम खरीदना है। ये सारी कॉस्ट आपकी वो है जो इसलिए इनकार हो रही है ताकि कस्टमर को आप प्रोडक्ट बना के जो है वो बेच सके। लेकिन कुछ खर्चे आपके और भी हैं जो जरूरी हैं, लेकिन कस्टमर के प्रोडक्ट बनने में नहीं हो रहे इन्वॉल्व। आपकी दुकान का रेंट, किसी बंदे को भत्ता दे रहे हैं, मार्केटिंग, सैलरीज, बिजली का बिल, ये भी खर्चे हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं सकता कि आप इसके ऊपर काम ना करें, लेकिन ये खर्चे आपके पास डायरेक्ट खर्च नहीं हो रहे हैं, ये आपकी सर्विसेज के लिए। तो आपने क्या किया, आपने खान साहब को ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखा दी। आपने उनको बोला भैया प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नहीं बनाओ, यही प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न चेंज कर दिया। आपने खान साहब को बोला पहले तो आप रखिए सेल रेवेन्यू, उसने कहा पहले भी मैं यही काम किया करता था। आपने कहा रुक जाओ, वेट करो। आपने कहा कॉस्ट को ना दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। एक कॉस्ट वो जो कस्टमर का सामान बनने में इस्तेमाल हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उस कॉस्ट को डील करने के लिए आप जो आइटम यूज किया करते थे आईए में, FR1 में, उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला करते थे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपने आटा बाय किया, दूध बाय किया, चीनी बाय की, पत्ती बाय की, ये आपकी है कॉस्ट। छोटा सा एक सवाल, खान साहब से जब मार के जरा आईक्यू के ऊपर आ जाते हैं। आईक्यू के व्यू पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो आईक्यू के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? आईक्यू के लिए बिजली का बिल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, रेंट, स्टाफ की सैलरी होगी? नहीं, स्टाफ इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टाफ कस्टमर को सर्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। रेंट इस्तेमाल होगा सर, रेंट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, जरूरी है सर्विस दे रहा है। भाई देखो, अगर मेरी दुकान पे 100 कस्टमर आ गया, होटल के ऊपर 100 कस्टमर आ गया, तो 100 कस्टमर का दूध होगा इस्तेमाल, 100 कस्टमर की पत्ती, चीनी, आटा सब इस्तेमाल होगा। ऐसे ही कस्टमर नहीं आया तो इनमें से किसी किस्म का एक्सपेंडिचर तुम्हारा नहीं हो रहा होगा। लेकिन रेंट के बारे में तुम्हें क्या लगता है, अगर कस्टमर आए या ना आए उसके ऊपर रेंट कर रहा है डिपेंड। इसका मतलब फ्रॉम आईक्यूज व्यू पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट उनके लिए हमारी सैलरी है। जितने ज्यादा घंटे लगेंगे, क्लासेस होंगी, टीचर की कॉस्ट उनकी जो है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने उसको बोला कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, पहले माइनस करो प्रोडक्शन कॉस्ट और नाम क्या रखो, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करो अदर एक्सपेंसेस, जिनको आपकी जबान में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बोला जाता है, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अपनी बात बताओ, खान साहब ने अपनी देसी प्रॉफिट एंड लॉस बनाई तो 5 लाख का आया प्रॉफिट। आप खान साहब के साथ बैठे 2 घंटे, आपने उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी सिखा दी। खान साहब ने अपनी इस मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई, प्रॉफिट होगा चेंज? प्रॉफिट तो वही रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, चेंज क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर में आ रहा है। ए बी, एक चीज और आ रहा है, साफ तो ये भी है, इससे ज्यादा साफ क्या होगा सर? इसमें खान साहब की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई। यहां पे तो वो मोटी मोटी बात बोलते थे, एक्सपेंडिचर आ रहा है 20 लाख रुपए, यहां उनको बात समझ आई 20 लाख के एक्सपेंडिचर में 8 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट है, 12 लाख नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, 2 मजदूर फारिग करो। ठीक है, देखें, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी आप डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके पास क्या क्या आएगा? मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, मशीन डेप्रिसिएशन जिसको आप बोला करते थे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हर खर्चा जो एडमिन, हेड ऑफिस, मार्केटिंग का वगैरह वगैरह का होगा। नाउ एक
छोटी सी चीज सर, यही प्रॉफिट एंड लॉस जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बच्चे के पास आई, सर ये कौन है? ये बंदा जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है ना, ये शेयर होल्डर के लिए बना रहा है। हम लोग, आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, आप मैनेजर के लिए बना रहे हैं। सुनते जाइएगा प्लीज। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है ना, ये एक्सटर्नल यूज के लिए बन रही है। एक्सटर्नल यूज मतलब आवाम को आपने दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। इट्स मोर लाइक अ लॉ। अच्छा मजेदार बात, शेल कंपनी, आईक्यू अगर कल को लिस्टेड कंपनी बन जाए, एंग्रो, पीएसओ, जियो टीवी, ये सारी कंपनी अलग अलग है, आगा खान हॉस्पिटल, लेकिन जब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो सबकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक जैसी बनेगी। क्यों सर? क्योंकि कंपनी तो अलग अलग है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक ही है। तो आगा खान की प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ऐसी नजर आएगी, आई कैप की देखोगे ऐसी नजर आएगी, किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की देखोगे ऐसी नजर आएगी। हम जो काम कर रहे हैं, सुनते जाइएगा, दैट इज फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, दैट इज फॉर द आईज ऑफ मैनेजर, एंड दिस इज व्हाई इट हैज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने कहा हमें जरा कारोबार की अंडरस्टैंडिंग मजीद इंप्रूव करनी है। देखो जब हम यहां से यहां पर आए ना, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई, लेकिन अब हम अंडरस्टैंडिंग को मजीद इंप्रूव करने जा रहे हैं। कैसे? आपने बोला हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, हम अपने खर्चों को सिर्फ दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट से मुराद हर वो एक्सपेंडिचर जिसका ताल्लुक हमारी कंपनी की एक्टिविटी के साथ है। अच्छा सर ये लफ्ज बड़ा मजेदार है, एक्टिविटी का क्या मतलब है? लेट्स गेट बैक टू द मेन एग्जांपल। अगर मैं बोलूं पठान के होटल पे एक्टिविटी बढ़ गई है, क्या मतलब है? चाय ज्यादा बिक रही है, इसका मतलब कस्टमर बहुत आ गए, ऐसे ही है। अगर मैं बोलूं एक्टिविटी गिर गई, आज एक्टिविटी है ही नहीं। अच्छा, हलवा पूरी की दुकान पर पूरे हफ्ते में किस दिन एक्टिविटी ज्यादा होती है? सैटरडे संडे। और किस दिन एक्टिविटी बहुत कम होती है? आईक्यू वाले अगर ये बोले कि एक्टिविटी बढ़ गई है, क्या मतलब? छुपन छुपाई खेल रहे हैं बच्चे कैंपस में? नहीं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो याद रखें, एक्टिविटी से मुराद हमारी जबान में वॉल्यूम है। एक्टिविटी बढ़ रही है तो हमने बोला हम कॉस्ट को ना, खर्चे को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। एक एक्सपेंडिचर वो है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी के साथ है, वॉल्यूम के साथ है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पे पठान के होटल पे अंडे, इसका ताल्लुक किस पे डिपेंड करता है? न एक्टिविटी लेवल। हलवा पूरी वाले की दुकान पर पूरी, हलवा पूरी वाले की दुकान पे हलवा, हलवा पूरी वाले की दुकान पर हलवा बनाने वाला कारीगर। अच्छा वो एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यों? वो सैलरी लेगा। अच्छा अगर वो हलवा बनाने वाला बंदा दिहाड़ी पर है तो अब एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी होगी तो उसको हम बंदे को हायर करेंगे, नहीं होगी तो हम किसी और बंदे से काम करवा लेंगे। जितने ज्यादा एक्टिविटी उतने ज्यादा आपने मजदूर हायर किए। तो हर वो एक्सपेंडिचर जो कंपनी की एक्टिविटी, कंपनी के वॉल्यूम, कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड कर रहा है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? और हर वो खर्चा जब बुखार बना हुआ है, चाहे एक्टिविटी हो या ना हो, उसने इनकार होना ही होना, उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा फिक्स कॉस्ट का एक बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है कांस्टेंट चीज है, एक्सपेंडिचर है। अगर मेरी एक्टिविटी बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छा इसका मतलब अगर एक्टिविटी बढ़ रही है और फिक्स कॉस्ट सेम है, तो पूरी क्रीम मैं खा लूंगा, प्रॉफिट। टीचर ने ये तो बोला था कि जब अच्छे दिनों में तुम लोगों के पास ज्यादा बच्चे आते थे कोविड के दिनों में, तो तुम लोग कौन सा हमसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। लेकिन अगर एक्टिविटी कम हो जाए तो ये फिक्स कॉस्ट के साथ क्या होगा? सर इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहां का बेनिफिट हमें तब मिलेगा, फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब बेसिकली हमारा वॉल्यूम ज्यादा होना स्टार्ट होगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट की हमें इतनी नहीं है टेंशन, तो हमने क्या किया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ब्रेक किया। हम लोग अपनी कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। तो ये सेम काम हम करेंगे, सेल्स रेवेन्यू से बात स्टार्ट करेंगे और पहले हम माइनस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा सुनते जाना निकम्मो, सुनते जाना। यहां पर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया था क्या नाम रखा था? यहां पर जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो नाम रखेंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्या है? ऐसे ही मोहब्बत में सेम नाम जो है वो दे दिया ताकि तुम लोग को ये बात समझ में आ जाए। सर एक सवाल है दोबारा से, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फ्लक्चुएट्स विद द एक्टिविटी लेवल, आसान जबान के अंदर ऐसे ही है। अच्छा इस वेरिएबल के अंदर अब बहुत सारे आइटम शामिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इस वेरिएबल कॉस्ट में एक कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। पठान के होटल के लिए दूध क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन उसका बिहेवियर क्या है? आगे सुने, इस वेरिएबल में नॉन प्रोडक्शन पे आ जाएगा। बिजली का बिल क्या है? अच्छा बिजली का बिल फिक्स है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए यार, परेशान हो गए बिल भर भर के। सर अगर आपने मन दिए घर में एसी, आजकल तो गालियां पड़ रही होंगी तुम लोगों को यार घर वालों से, या नहीं पड़ रही? घर ऐसा है एसी नहीं है सर आजकल तो जहां आपने आधा घंटा एसी, अगर कभी किसी अब्बा ने आपके देख लिया कि रूम खुला और एसी ऑन है और आप बाहर हैं तो अब्बा आपको बाहर कर देंगे घर से। ऐसे ही है ना आजकल बिल है। सर इसका मतलब वो जो बिजली का बिल है ना फिक्स भी होता है उसके अंदर, लेकिन उसमें वेरिएबल का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप कस्टमर को बिजली सर्व नहीं कर रहे, बिजली इस्तेमाल हो रही है सर्विसेज में। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर नॉन प्रोडक्शन है, आटे का अंडे का और दूध का एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन दोनों का बिहेवियर एक है। क्या एक्टिविटी होगी तो इनकर होंगे वरना इनकर। I2 के लिए भी सेम है। अली अहमदी कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एक सवाल। दूसरा सवाल बिहेवियर क्या है? वेरिएबल या फिक्स? तुम्हें क्या पता? एज्यूम करो मैं घंटे पर हूं। तो बच्चे ज्यादा होंगे मैं घंटे जो है वो मन दूंगा ना। लेकिन हमारे यहाँ वैसे एक्टिविटी जो होता है ना वो एक्टिविटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हमारी फील्ड में, नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। जब भी आपने देखा होगा डिफरेंट सीए कॉलेज जब आपको सिलेबस में एडमिशन देने के लिए घेर रहे होते हैं तो बोलते हैं 100 घंटे का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है। इनफैक्ट आईकेप के डॉक्यूमेंट में भी यही होता लिखा हुआ। एक और चीज, हाँ वो फिक्स में आ जाएगी, हमें ऊपर ही मिलता है बस। अच्छा सर बिजली का बिल, पहला सवाल प्रोडक्शन कॉस्ट है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? वेरिएबल है कि फिक्स है? मेजर कंपोनेंट क्या है? अरे जानू मेजर कंपोनेंट भाई, अगर आपके सितंबर में एग्जाम हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है हमारा बिजली का बिल सेम आ रहा होता है? उन महीनों बिजली का बिल कम आ रहा होता है। क्यों? एसी ऑन नहीं, क्लासेस होंगी तो कॉस्ट आएगी। तो मजेदार बात, अगर टीचर आवरली रेट के ऊपर है तो 2 घंटे क्लास हो रही है तो 2 घंटे में 2 वेरिएबल कॉस्ट हो रही है इनका, एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और एक, लेकिन दोनों के दोनों हैं क्या? तो ये बात याद रखिएगा। तो मैंने सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाली, कंट्रीब्यूशन आया और इस कंट्रीब्यूशन में से मैंने माइनस किया, पैसे बच गए तो, ना बचे तो। अच्छा एक सवाल सर, सही है आपने कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग मजीद इंप्रूव करने के लिए दुकानदार का वर्जन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्जन, कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्जन, सही है सर, यहां तक एग्रीड। सर ये बात में भी कोई फड्डा नहीं है कि कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, फिक्स और। सर एक सवाल है सर, वो मेरा ऐसा दिल कर रहा है सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की और कंट्रीब्यूशन निकाला, तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बजाय सर पहले फिक्स कॉस्ट निकालें बाद में वेरिएबल कॉस्ट करें माइनस। सर ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, इसको निकालने का मकसद यही था कि हमारे पास सेम आइटम आना स्टार्ट हो जाए। मुझे एक बात बताएं, सेल किस पे डिपेंड कर रही है? एक्टिविटी के ऊपर। मतलब अगर एक्टिविटी नहीं होगी इनकम बहुत हो गया, ऐसा है क्या? नहीं सर, मेरी इनकम भी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। हेंस द रीजन मैंने ये कंट्रीब्यूशन का आइटम बाहर निकाला है, क्योंकि ये दोनों आइटम मेरे पास एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
सर फायदा क्या? एक सवाल चेक करने के लिए कि आप होश में हैं या नहीं। मुझे ये बात बताया ना, खान साहब पहले इस तरह की प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, 2 घंटे आपके साथ बैठे इस तरह की बनाना स्टार्ट हो गए, खान साहब की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई। क्या इंप्रूव हुआ? उनको ये पता चल गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो कोर इनकम है, जो कोर है एक्सपेंडिचर है, वो कौन सा है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो ऊपर के खर्चे हैं वो कौन सा है। सही है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना के हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है? देखो जरूरी खर्चा इसमें आइडिया नहीं हो रहा। अब रेंट नहीं है जरूरी, रेंट बाहर निकाल दें, हम लोग रोड पे बैठ के पढ़ते हैं। नहीं सर रेंट तो जरूरी है, एसी ऑफ कर देते हैं, उबल जाओगे। फिर सर ये आपको ये नहीं बता रहा टॉपिक का नाम क्या है भाई, जाइलो टॉपिक का नाम क्या है? तो बेसिकली you are trying to find a relationship of cost and profit with respect to, इसका मतलब ये हुआ मेरी सेल हो रही थी 1 मिलियन की, मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 0.5 मिलियन की, और मेरा कंट्रीब्यूशन था 5 लाख रुपया, 0.5 मिलियन। मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही थी 0.2 मिलियन, और मैं घर पे लेके जा रहा था 3 लाख रुपया। टॉपिक का नाम क्या है? कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू। सर अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मेरे बिजनेस का वॉल्यूम डबल हो जाए, 1000 कस्टमर आते थे हमारी शॉप पर, अब 2000 आना स्टार्ट हो गए, एंड एज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस, सेम आइटम के ऊपर अंडा पराठा चाय सब कुछ सेम आइटम के ऊपर है, तो मुझे पता है वॉल्यूम डबल होने का मतलब क्या है, मेरी सेल्स क्या हो जाएगी? 2 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 मिलियन। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। फिक्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? यू सी, नॉर्मल अगर मैं आपसे, अब मजेदार बात सुनना, सारी बातों का क्रक्स आ गया, अगर मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली, और आपको बोलता है बेटे 3 लाख का प्रॉफिट आया हमारा पिछले साल, हाँ साहब आपसे ये पूछते हैं अगले साल अगर मेरा कस्टमर डबल हो जाए तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपका जवाब पता है क्या होता? कि आपका 3 लाख का प्रॉफिट है ना, डबल होने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट अगले साल, विच इज एन इनकरेक्ट आंसर। क्यों? Because something that this profit and loss statement cannot identify is the classification of variable and fixed cost. डबल होने का मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा डबल, असल में क्या हो रहा है? असल में क्या हो रहा है सर? एक्टिविटी डबल होने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही ना सर एक्टिविटी के साथ साथ। क्या ये बात क्लियर आ रही है? तो सुने मेरी बात, जिस तरह इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव की, ये अंडरस्टैंडिंग इसने रिपोर्टिंग के लिए इंप्रूव की, इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव की कि हमारे प्रॉफिट और कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक्टिविटी डबल होने का मतलब प्रॉफिट डबल होना नहीं है, वजह वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट। क्या ये छोटी सी, देखिए ज्यादातर बातें मैंने कॉन्सेप्चुअल फॉर्म के अंदर की हैं ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो इंप्रूव। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा सर ये जो पूरी बातें आपने की है, छापनी है आपने, सर पेपर के व्यू पॉइंट से इसमें काम की बात क्या थी? पेपर के व्यू पॉइंट से पहली और सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात आपके पास ये है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ पास पेपर क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन का डेटा आपको दिया हुआ है वो डेटा इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, और साथ में नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने इस डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू दिस वन। इसके बाद वो आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करेगा, बताओ मुनाफा कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, छोटे छोटे सवाल। लेकिन आपके सवाल का आधा टाइम इस चीज में लगता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना है। दिस इज द एग्जामिनर्स वे ऑफ इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ दिस एग्जाम।
ये ओल्ड बच्चों के लिए 8 पेपर देना अलाउड है क्या? कोई बंदा 8 पेपर जो है वो दे सकता है? यार कल से एक बच्चा मुझे मिला है, वो कह रहा है मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ। मैंने कहा पेपर कौन से दे रहे हो? कह रहा है ग्रुप ए। मैंने कहा ऑल 4। फिर मैसेज आया ऑल्सो ग्रुप बी। फिर मैंने दोबारा बोला भाई आपको सवाल समझ नहीं आया, आप पेपर कौन से कर रहे हैं? मुझे लगा उसको ये लगा कि पेपर बच कौन से गए। फिर उसको ऑडियो मैसेज आया कि सर मैं सारे 8 दे रहा हूँ। रात में उसने 12:30 बजे जब ये बोला तो मैंने फोन बंद कर दिया। फिर उसका दोबारा सुबह मैसेज आया कि सर मैं सारे पेपर कर रहा हूँ अटेम्प्ट। मैंने पूछा अलाउड है कि नहीं? कह रहा ओल्ड के लिए है। अच्छा अबे लेकिन 8 पेपर कैसे दे सकते हैं? मतलब गिनीज में नाम आ जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बेटा 5 पेपर जो देकर क्लियर करता है, मैं कहता हूँ मेरिट से बड़ा है। अबे यार हमारे एक बच्चे ने किया है वैसे, हिजबुल्लाह ने। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कोई लाहौर साइड का होगा, पता चला हमारे आईक्यू का बच्चा है। वो आएगा उसको तो सर पे हमने जो है वो बिठाना है, क्योंकि भैया मेरिट होल्डर 8 है। 4 दिए 5 दिए। अच्छा आप एक मध्य के स्टेट्स चेक कीजिएगा, मेरिट होल्डर 8 है, 5 पेपर क्लियर करने वाले 2 बच्चे, तो बड़ा क्या हुआ? लेकिन यार बहुत बड़ा गैम्बल है, बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने खुद कभी जिंदगी में 4 से ज्यादा नहीं दिया, तो मैं तो, और वो भी मेरी बस हो गई थी। खुद अपनी दफा जब 4 पेपर दिए मेरी बस हो गई। मैंने कहा बस ज्यादा मैं नहीं खेल रहा, रो गया था मैं। 3 पेपर कंसेक्यूटिवली थे, रोज एग्जाम दे के आता था, रोता था, उठता था, दोबारा बैठ के पढ़ता था, फिर अगले दिन एग्जाम देता था, एंड देन रिपीट। अल्लाह का शुक्र है पास हो गए। लेकिन मैंने कभी ये जाहिलाना काम नहीं किया कि 4 हो गए तो अगली दफा 4 देंगे। हमने फिर किए 3। हमने कहा प्रेशर हैंडल होगा, लेकिन वही हरकत, नहीं पढ़ा। फिर वो 3 दिए, वो भी क्लियर हो गए, फिर दिए 2। तो मैंने तो पेपर आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना स्टार्ट किया। तो ये लोग भाई पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। मैंने अगर ये लेवल किसी ने किया हो तो अगर वो 5 उठा ले यानी उसमें अच्छा, और अगर कोई आईबीएस से आया हो तो वो 8 के 8 उठा ले। नहीं भाई देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीए मुश्किल है बीकॉम? बीकॉम मुश्किल है, नाइस। सर उर्दू नहीं आती। अबे उर्दू तो अभी आई है ना यार, उर्दू के बगैर भाई बीकॉम। अब बीकॉम में क्या है, मतलब छोड़ो यार। अभी हमारे ईद के मौके पे रिश्तेदार आए हुए थे, भाई के ससुराली थे, तो मैंने बोला नहीं। तो अंकल को पता है कि मैं टीच करता हूँ, तो वो कह रहे हैं आप क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं सीए बताया था आपको। तो क्या पढ़ाते हैं सीए में? मैंने कहा कॉस्टिंग। कह रहे वो तो मुश्किल होती होगी। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा वो आईसीएमए में बड़ी मुश्किल होती है वो। उन्होंने कहा वैसे तो कॉस्टिंग बीकॉम की भी बहुत मुश्किल है। मैंने वहां से जो है ना उनसे जो पूरी डिस्कशन हो रही थी उसमें इंटरेस्ट लूज कर दिया, जब उन्होंने बोला कि बीकॉम की कॉस्टिंग मुश्किल है। बहरहाल हमारी अम्मा ने ना हम पे जोर दिया एक दफा कि बेटा बीकॉम दे दो। क्यों? क्योंकि तुमने एसी से किया हुआ है, तो डिग्री तो नहीं होती, तो बीकॉम देना बहुत जरूरी है। तो घर वालों के प्रेशर में आके हमने बीकॉम दिया। अच्छा बीकॉम में फिर हमने क्या किया, हमने कहा जरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं, पेपर देंगे एक साथ, 13 के 13 पेपर एक साथ देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बीसी से क्वालिफाइड है, सीए हो जाएगा। बीकॉम क्या चीज है? सोच भी यही थी, अभी भी यही है वैसे तो। बीकॉम क्या है, 13 पेपर दे देंगे। जो बात मैंने फोरकास्ट नहीं करी थी वो ये थी कि रोज एक पेपर था। पेपर देना बहुत नॉट एन इशू, रोज जाके पेपर में 3 घंटा बैठना बहुत एन इशू। तो आप बोलोगे 3 घंटा क्यों बैठना? मुझे तब बीकॉम देना नहीं आता था, मुझे लगा सीए की तरह है 3 घंटे बाद ही आना पड़ेगा, वहां 1 घंटे बाद ही हॉल खाली। अच्छा हमारे हॉल में सख्ती भी बहुत थी, चीटिंग नहीं होती थी, तो बच्चे भाग जाया करते थे 1 घंटे बाद। तो हम 5-8 बंदे बैठे होते थे, तो बड़ा मजा आता था एग्जाम देने में। 5वें दिन मेरे ये अंगूठा है ना, ये बस हो गई इसकी। उसके बाद जितने एग्जाम मैंने दिए, अम्मा से रोज विक्स लगा के जो है वो जाया करता था। मैंने कहा मैं थक गया हूँ एग्जाम दे देकर। अच्छा फिर मेरे दिमाग में था यार भाई एक आध स्ट्राइक तो देंगे ही देंगे। तो आप भाई जानते होंगे, अल्ताफ भाई का नाम सुना है। ये वो टाइम था जब भाई की स्ट्राइक की पावर खत्म हो रही थी। 2011 नहीं, बहुत बात की बात है, 11 में तो बड़े पीक पे थे। क्या हो गया? हाँ
भैया उस वक्त की बात है, फरवरी में मुझे याद एग्जाम आई थिंक फेब में थे, मैं पूरा महीना वेट करता रहा भाई अभी स्ट्राइक दे देगा था। भाई के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे लेकिन स्ट्राइक ही नहीं हुई पूरा महीना। मैंने कहा भाई ये क्या मुल्क है यार, मतलब 13 पेपर दिए, सारे के सारे दिए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये काम नहीं करना चाहिए। अब ये पूछो रिजल्ट क्या है, सब क्लियर, लॉ भी क्लियर हो गया। हालांकि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने यूके लॉ पढ़ा, पीके लॉ तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन क्लियर हो गया और अच्छे मार्क्स आए। फिर वो इको भी मैंने नहीं पढ़ी, मैक्रो मुझे आती है, माइक्रो बिल्कुल नहीं आती, पास अच्छे मार्क्स आए। फिर इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ। इंग्लिश में वो मेरे साथ ना मेरे स्टूडेंट भी क्लास का जो है वो जाया करता था, तो उसने रास्ते में मुझे बताया कहानी आएगी, वो आपने नहीं पढ़ी, इंग्लिश तो आप हैंडल कर लोगे, वो जो बाकी दूसरा होता है वो आपको नहीं पता होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रीहेंशन। तो उसने मुझे कहानी सुनाई तो एक औरत थी, उसकी शादी होती है, हस्बैंड मर जाता है, ट्रॉमा में आ जाती है, फिर वो शादी कर लेती है किसी और बंदे से, फिर कुछ साल बाद उसका हस्बैंड दोबारा आ जाता है, वो हस्बैंड को देख के दोबारा जो है वो कुछ समथिंग लाइक दैट, कहानी बड़ी मजे की थी। बच्चे ने मुझे बोला सर इस दफा इंपॉर्टेंट है तो आप जरा ये मैं आपको बता दूं। मैंने कहा यार बहुत अच्छा किया। एग्जाम में गया वही कहानी आ गई, लिख दिया आपके भाई, आपका भाई खुश कि यार मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। बाहर निकला, बच्चे को पिक किया, कह रहा सर क्या किया कॉम्पिटिशन में। मैंने कहा उस्ताद टाइट कहानी बताई थी, पूरी लिख दी। कह रहा वो तो आई नहीं, लिख करके आए। मैं इंग्लिश में पास। मुझे पता है उसने किस में फेल किया। एक पेपर होता है उनके यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपकी जबान में BMBS, अभी के जबान में MFA, जमाने से टीच कर रहा हूँ। पेपर में चॉइस भी होती है। मैंने 8 कॉपियां भरी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने मुझे फेल किया, इंपॉर्टेंट ये है उसने मुझे मार्क्स कितने दिए, 8। जिन सर ने मुझे फोर्स किया था, एक सर भी थे, उन्होंने भी मुझे कहा बीकॉम दे, बीकॉम दे, बीकॉम दे, लॉ पढ़ाते। मैंने उनको कहा सर देखें आपके कहने पे दिया था, 8 मार्क्स आए। उन्होंने कहा बेटा कॉपियां खुल गई होंगी। सर खोल दें कॉपी? कह रहे हाँ बोर्ड में ऐसा हो जाता है, कॉपी खोल के किसी और में लगा देता। मैंने कहा लगा दे, 8 में से 7 निकली थी ना, बड़ी कॉपी मेन थी। सर उसमें भी 8 नहीं बन रहे थे, उन्होंने मुझे उसमें फेल। मुझे क्यों करना था? और एग्जैक्टली अब मैं पढ़ाता हूँ, वो कैफ क्वालिफाइड करके मैं पढ़ाता हूँ, मैं तब भी पढ़ा रहा था। और उसके 2 अटेम्प्ट बाद CA में मेरे बच्चे की सेम पेपर में जो है वो फर्स्ट पोजीशन आ गई, मेरिट, और हमें बीकॉम फेल मुझे कर रहा है। दूसरे पेपर किसमें फेल किया उसने मुझे? मैथ्स। मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, सारे सवाल किए थे, पता नहीं कैसे फेल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ फेल किया। अगली अटेम्प्ट में मैंने क्या किया ये पूछो। अगली अटेम्प्ट में मैं इस्लामाबाद से आया था, मेरी अम्मा ने जबरदस्ती बोला जाओ यूनिवर्सिटी, लेकिन अब मैं सीख गया था, अब मैं प्रो हो गया हूँ बीकॉम में, दूसरा साल है ना मेरा, और 2 पेपर है, मैंने दोनों पेपर आधे आधे किए, दोनों पास, डिग्री आ गई घर। तो अब जो बच्चा बीकॉम दे रहा होता है उसको मैं टिप्स दे रहा होता हूँ कि बीकॉम देना है दे, आधा पेपर, ज्यादा करेंगे खुद भी परेशान होंगे, एग्जामिनर को भी करेंगे परेशान। तो ये CA नहीं है, अलग कल्चर है, अलग हिसाब से करें। और दूसरी दफा तो एग्जाम देने में बहुत मजा आया, क्योंकि ना लॉबी में एग्जाम था, तो मैंने इतना लिबरल माहौल नहीं देखा एग्जाम का ना। लाइक एक बच्चा मेरे आगे बैठा हुआ मुझसे पूछ रहा था कि यार कोई मोनोपोली का नाम बता दो, तो मैंने कहा के इलेक्ट्रिक। अरे के इलेक्ट्रिक कहाँ से? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा भाई कोई और बिजली नहीं देता है हमारे शहर में। कह रहा कोई और बताओ। मैंने कहा एप्पल। हाँ ये सही है। मैंने कहा जिस बंदा चीटिंग कर रहा है, जिसको नहीं आता, वो मेरे आंसर पे मुझे बता रहा है कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत। और कुछ देर बाद एक हरकत और हुई जो मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखी, ना मैं देख सकता हूँ। एक बाइक वाला लॉबी में से गुजरा और एग्जामिनर उसके पीछे पीछे भाग रहा था और बच्चे हंस रहे थे। मैंने कहा यार देखो ये होता है माहौल, ये थोड़ी सी ACC में सब बैठे हुए एग्जाम दे रहे। तो बहरहाल वो आप छोड़ दे यार, बीकॉम को तो छोड़ दे। सर ये बात यहाँ तक क्लियर होती है मेरे बच्चों? छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, इसको फिर स्पीड से आगे बढ़ाते हैं। ये मिटा दूं मैं? चलिए अच्छा जी सर, एक छोटा सा केस स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा पहले उसका DNA चेक कर लें, फिर ये देख लें कि एग्जामिनर उसको किस फॉर्म के अंदर सॉल्व कर रहा होता है। सर अब आज के बाद ये फड्डा तो हमारा हो गया खत्म कि हम अपने पास कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। किन 2 हिस्सों में? क्योंकि सर एक्टिविटी बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट में तो चेंज आ रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज। अच्छा जी सर एज्यूम करें
हम एक आइटम बना के बेच रहे हैं जिसकी 500 रुपए सेलिंग प्राइस है। सर ये आइटम बनने में यकीनन कुछ मटेरियल भी खर्च होता होगा। हमने अपने पास लेबर भी रखा हुआ है, हमारे पास कुछ बिजली का बिल टाइप वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी आ रहे हैं। 200 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, 50 रुपए हम लेबर को दे रहे हैं और 150 रुपए हमारे वेरिएबल का एक्सपेंडिचर आ रहा है ना। क्योंकि ये पहला सवाल है तो समझाने की नियत से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। एग्जामिनर इसको जरूरी नहीं कि ब्रेक करे, वो सिर्फ बता देगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैं सिंपल सी बात आपको यहां बोल दूं कि ये तीनों के तीनों एक्सपेंडिचर वेरिएबल के अंदर आते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सर इन तीनों एक्सपेंडिचर का जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है? अच्छा सर एक एक्सपेंडिचर उसने आपको और बता दिया, उसने कहा आपके इस दुकान में ना कुछ फिक्स ओवरहेड्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस एक फिक्स ओवरहेड है आपकी दुकान का रेंट आ रहा है 1 लाख रुपए। सर आपका एक मार्केटिंग का बिलबोर्ड भी आपने प्लेस किया हुआ है, बिलबोर्ड वाले को आप हर महीने 2 लाख रुपए पे कर रहे हो, काम हो ना हो, दुकान बंद हो कुछ, वो बिलबोर्ड का फिक्स अमाउंट है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर आपका हो गया। सर इसके अलावा आपने मजदूर रखे हुए, एम्प्लॉइज रखे हुए जो हर महीने काम कर रहे हैं, 10 के करीब आपके पास एम्प्लॉइज हैं, एवरेज सैलरी 40,000 के हिसाब से आप 4 लाख रुपए पे कर रहे हो। सर तो आपके पास एक आइटम आ गया फिक्स ओवरहेड का, एक आइटम आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट का। सर रिक्वायरमेंट सिंपल ये है, अगेन टॉपिक का नाम क्या याद रखिएगा प्लीज, कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो सर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चेक करना है। तो एक ट्रायल एंड एरर की बेस पर अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाऊं, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं? शेयर होल्डर के लिए कि मैनेजर के लिए? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए? तो इंटरनल है तो मुझे मैनेजर को जो है वो शो करनी है और मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है और कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। किन 2 हिस्सों में? वेरिएबल कॉस्ट और सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं पहले महीने में दुकान पूरी तरह से बंद रखूं, जीरो एक्टिविटी, तो मेरी सेल्स क्या आएगी? मेरी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट क्या आएगी? मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? लेकिन जो मेरे फिक्स ओवरहेड है, बिलबोर्ड वाले थे तो मैंने कमिटमेंट की हुई है, मालिक मकान को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम हज करने जा रहे हैं 40 दिन नहीं होंगे घर पे, वो तो आपसे रेंट चार्ज करेगा कुछ भी करके। सर कितना आ रहा है फिक्स? लॉस में आ रही है हमारी कंपनी, कितना लॉस? सो नाउ यू एटलीस्ट नो वन थिंग, बहुत छोटी सी बात है, इसके ऊपर बाकायदा एक सवाल बन सकता है। अगर एक कंपनी 0% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है, then the loss of the company is equal to its fixed cost। कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको शर्तिया ये बात बोल सकता हूं, अगर कल को किसी ने सवाल में एग्जामिनर ने प्रॉफिट एंड लॉस देने के बजाय, ये कॉस्ट कार्ड देने के बजाय ये स्टेटमेंट लिख दी, तो आधी कौम ऐसी होगी जो बाहर निकल के बोलोगे सर सवाल में डाटा ही पूरा नहीं था। ये बात कहां से पता चली, कहां लिखा हुआ था? वो यह बात कॉमन सेंस की है, जब आप 0% पे काम करेंगे तो आपके सारी की सारी फिक्स कॉस्ट आपका लॉस है। सर आपने पहला महीना दुकान खोली, आपकी दुकान पे कोई आपसे मिलने आया मोहब्बत भरा, आपको जो है वो देखने के लिए, आपने उसको आइटम बेच दिया, आपने एक आइटम बनाया पूरे महीने, कितनी कॉस्ट आई? 400 रुपए। बेचा कितने का? 100 रुपए का नोट आ गया जेब में, या आप नोट अभी मोहब्बत से देख रहे थे लेकिन आपको याद आया कि 7 लाख पे करने हैं, कितना आ रहा है लॉस? ऐसा एक सवाल, एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लॉस कम होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सर अब एक नॉर्मल एस्टिमेट लगाते हैं, व्हाट इफ हमने अगले महीने प्रॉपर अपना इफ्तिताह किया दुकान का,
1000 कस्टमर हमारे पास आए, तो 1000 कस्टमर के केस में क्या होगा? 5 लाख की सेल। अभी भी लॉस है। अच्छा सर, अगर मैं एक्टिविटी डबल कर दूं अगले महीने तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सर सेम प्रोपोर्शन के अंदर नहीं बढ़ेगा, अभी सीखा है। अगर 2000 यूनिट बेचूं तो क्या होगा? 1 मिलियन, 5 लाख, ऐसा। अच्छा जी सर, अगर एक्टिविटी में यहां से भी डबल कर दूं तो क्या होगा? हाँ भाई, 20 लाख की सेल। सही कर रहा हूं मैं? यार ये 5 लाख तो नहीं बन रहा यार, बताओ ना, कोई बता क्यों नहीं रहा? ये कितने लॉस कितने? अच्छा हाँ भाई, 2 मिलियन की सेल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट। अच्छा सर, इस आखिरी महीने के अंदर जाके ये हम कर क्या रहे हैं? ये हम एक्सेल की शीट के ऊपर बैठे हुए दो दोस्त चाय के होटल पे और प्लानिंग कर रहे हैं, यार ये कैफ तो हो नहीं रहा, दुकान खोलते। मेरे एक जानने वाले ने भी स्टार्ट की थी, आज उसके 4 बंगले। तो चाय के होटल में एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा को जानने वाला इस तरह का नहीं। नॉर्मली चाय के होटल पे यही हो रहा होता है। पता नहीं अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आपका बचपन नॉर्मल नहीं गुजर रहा भाई। ये करे, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत मजा आता है, टाइम भी पास हो जाता है और बाद में से बड़े होंगे तो हंस रहे होंगे, हाँ ये हम थे। तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। बहरहाल सर, हमने अगले महीने भेज दिए 10,000 यूनिट। मेरा भाई सेल कितनी हो जाएगी? 5 खोखा नहीं, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन, 7 लाख। प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये चाय के ऑर्डर में बैठ के ना दोनों दोस्त एक्सेल की रिपोर्ट बना रहे हैं कि यार दुकान स्टार्ट करते हैं गोलगप्पे की, इकरा यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। वो नहीं, वो क्या होता है, वो फेस्टिवल होता है ईट वीट कुछ करके नाम से, कराची ईट में हम अपना स्टॉल लगाएंगे, वहां से मशहूर होंगे, कस्टमर को महंगा आइटम बेचेंगे। तो अब दोनों दोस्तों ने बैठ के ना एक्सेल की शीट पे हिसाब लगाया। तो एक्सेल की शीट पे हिसाब लगाने के बाद पता चला कि भैया 10,000 कस्टमर अगर आए तो 3 लाख का प्रॉफिट। कराची ईट पे बहुत रश होता है। अगर 4,000 कस्टमर आए तो 3 लाख का लॉस। अगर कोई नहीं आया तो देख, मैक्सिमम हमारा नुकसान 7 लाख रुपए का। 3.5 तू देगा, 3.5 मैं दूंगा, यही होता है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? यही लॉस है। पर तू ये सोच दोस्त, अगर सोच सब हमारे पास आए, गेट पर हम ही थे बैठे हुए, क्योंकि हमने बहुत रीजनेबली प्राइस किया हुआ है। वैसे आपस की बात है, अगर आप कराची ईट के हिसाब से देखें तो ये रीजनेबली प्राइस ही हुआ हुआ है। वहां तो साला पता नहीं, कोई 20 रुपए वाला आइटम जो बाहर मिल रहा होता है वो अंदर 1,000 रुपए का मिल रहा होता है, और उसको फिर इंस्टाग्राम का स्टेटस लगा के खूबसूरत भी करना पड़ता है, वो सब कुछ लगा हुए। सोच अगर हमारे पास 20,000 कस्टमर आ गए तो क्या होगा? 10 मिलियन की सेल, 8 मिलियन की कॉस्ट, 2 मिलियन का कंट्रीब्यूशन, 7 लाख की फिक्स कॉस्ट। 6.5 तुम्हारा, 6.5 मेरा। और सोचने में क्या जा रहा है? सोच अगर पूरा कराची हमारे पास आ गया, कितने लोग तो आएंगे कम से कम कराची ईट में? 50,000 लोग तो हमारे यहाँ वैसे जुम्मे के मस्जिद के बारे इतना होता है रश। 50,000 बंदे तो आएंगे, तो फिर क्या होगा? जल्दी बताओ, चाय ठंडी हो जाएगी। जी बताओ, 25 मिलियन, 20 मिलियन और फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। एक सिविक तेरी, एक सिविक मेरी। अब सुनना, ये हाँ महंगी हो गई, इसे पुरानी वाली सिविक, ठीक है, 2006 का मॉडल, ठीक है। अच्छा सर,
ये तो दोस्त दोनों चाय के होटल पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, इसको आपकी बुक में और इसको हमारी फील्ड में इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है व्हाट इफ एनालिसिस. वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. व्हाट इफ से मुराद कि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम किस एक्टिविटी के ऊपर कितनी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, किस एक्टिविटी पे हमें हो रहा है प्रॉफिट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहां से हमारे ख्वाब बनना स्टार्ट हो रहे हैं? ना जीरो से नहीं सर, 10,000 से ना हमने ख्वाब बुनना स्टार्ट किए कि 1.5 तेरा 1.5 मेरा, फीसें पे हो जाएंगी, 6.5 तेरा 6.5 मेरा, वो अच्छी वाली बाइक आ जाएगी, पुरानी सिविक आ जाए, सही है, ऊपर जाते जाएंगे, मजे होते जाएंगे. अच्छा कहां से हमें गम होना स्टार्ट हो रहा है? नहीं, गम स्टार्ट कहां से हो रहा है? मिनिमम गम 1.5 लाख तेरा लॉस, 1.5 लाख मेरा लॉस, हमने कितने लगाए थे? 3.5, 2 ले घर चले जाएंगे. सबसे मैक्सिमम अफसोस कहां हो रहा है? जो लगाया सबका सब डूब गया. अब तो ये मेरे घर पे अपना कर बंदोबस्त ताकि मैं आऊं, क्योंकि मेरा बाप मुझे निकाल देगा. ऐसा सर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक ऐसी जगह है वेयर आई एम इनडिफरेंट. सिर्फ टाइम्स आया हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ. दूसरा, अगर किसी का दिल टूट जाए, टूटता है दिल यार लोगों का, किसी का दिल टूट जाए तो उसको दिल टूटने का बहुत गम होता है, होना भी चाहिए, इंसान है भाई. लेकिन किसी ने अगले को तोहफे दिए हो, इजी लोड कराया हो, आईफोन दिया हो, तो बहुत महंगा है, इश्क है, और फिर दिल टूट जाए तो फिर 2 जगह होता है दर्द, और दिल में भी दिमाग में भी ट्रॉमा हो जाता है. क्यों? दिल टूटने का तो दुख है, इन्वेस्टमेंट दुख है. लेकिन हाँ सोचो, अब तुमने ये एग्जांपल सुन लिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे किसी ने आईफोन मांगा तो तुम तो हाथ के हाथ बोल दो कि दिल तोड़ दो मेरा. अगर तुम्हारा दिल आईफोन दिए बगैर टूट रहा है, या जो तुम यूं समझो कि तुमने आईफोन लिया, अभी तुम देने जा रहे थे, रास्ते में तुमने कुछ मंजर देखा, तुमने कहा लो गलती हो गई, दिल टूटेगा तुम्हारा. लेकिन टूटे दिल में जेब में आईफोन पड़ा हुआ तो है ना यार, इतना तो नहीं है दुख. तो कम से कम तुम दिल में एक बात में, जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, ट्रॉमा से बाहर आ जाओगे, इमोशनल ट्रॉमा से, तुम बोलोगे अल्लाह का शुक्र है इमोशनल ही था, फाइनेंशियल नहीं था. ऐसे ही यहां पर यकीनन कोई एक ऐसा पॉइंट है वेयर वी आर इनडिफरेंट. सही है, मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई जेब से पैसे नहीं गए, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला. आपकी जबान में क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन थिंग इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, अब ये ब्रेक इवन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे सामने है नहीं. आपको लग रहा होगा सर अभी हमें फॉर्मूला देंगे और हमें तो आता है. फॉर्मूला तो आपको आता है, फॉर्मूला आने का इशू नहीं है. इशू ये है सर, ब्रेक इवन का मतलब है कि ना प्रॉफिट हो रहा हो ना. बोर्ड पे गौर करना प्लीज. मैं कितने यूनिट्स बनाऊं कि ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो? तो सर उसके लिए एक छोटी सी बात, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है? घर पे कुछ साथ लेके जा रहा हूं, दुकान में कुछ दे के जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? एग्री करते हैं? मैं आपको देसी हैक बता रहा हूं, प्लीज कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं. फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? तो इन ऑर्डर टू बी हियर कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? एग्रीड? अच्छा, अब एक सवाल और, जरा कैमरा मोड़ो दोस्त, एक सवाल और. आइटम बेच कितने का रहा हूं, बंद कितने का रहा है? अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल जबान में, कस्टमर अगर ये नोट मेरे हाथ में रखेगा तो इसमें कितने पैसे मेरे? अब ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन मसला ये कि अगर ये 500 का नोट है ना और 500 का है आइटम, तो जवाब देना बहुत आसान था. लेकिन अगर यही बात आप परसेंटेज में कोट करना स्टार्ट करें, आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी. 20%. हर 500 रुपए में मेरी जेब में कितना आ रहा है? 100 रुपया, 20%. ऐसा ही है सर ये अच्छा, अब मैं किसी से पूछूं कि बेटा कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, और ये बोले 100 रुपए,
मैं इससे पूछूं कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, ये बोले 20%, कौन सही बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। फर्क क्या है? एक यूनिट के अंदर बोल रहा है और एक, अच्छा परसेंटेज के आंसर में एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट? ये है बेनिफिट, ये सुनो मेरी बात। कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझसे कोई सामान खरीदा, मुझे नहीं पता कितना यूनिट क्या, और उसने मेरे हाथ में ये 600 रुपए रख दिए, मेरी जेब में कितने जाएंगे? दोबारा बता रहा हूं, कस्टमर आया, 600 रुपए दिए उसने मुझे, 600 में से मेरी जेब में कितने पैसे जाएंगे? 120 रुपए। कैसे पता चला? 0.2। अच्छा, अब सर कोई ओखा काम करते हैं, कस्टमर आया 620 रुपए दे दिए, मेरी जेब में कितने जाएंगे? 100। सर अब परसेंटेज का बेनिफिट आपको क्या हुआ? परसेंटेज का बेनिफिट आपको यह हुआ कि कल को अगर पेपर में कोई हॉलनाक नंबर आए कि हमारी कंपनी की सेल है 25,37,840 रुपए, तो आप इस सेल से डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि आपकी जेब में क्या है। ऐसे ही है? तो मुझे बताएं, इस केस में मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में क्या आ रहा है? ऐसे ही है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सुन मेरी बात, मेरी सेल्स हो रही हो 6 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? अगर मेरी सेल हो रही हो 6 लाख तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 1 लाख। कैसे निकाला सर? 6 लाख का 20%, बाकी क्या हो जाएगा? ऐसा सुनना गौर से, मैथ्स है, कॉस्टिंग नहीं है, मैथ्स है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन 1,20,000 के बजाय 2,40,000 रुपए आए। अब क्या करूंगा? डबल कर दे सर। डबल से मुराद सेल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपके पास? 9,60,000। चाहे तो चेक कर लें, 20% ही बन रहा है। अब आज के बाद क्या हुआ? आपको एक मैथमेटिकल गेम समझ आ गई क्या? अगर परसेंटेज आपके पास है, कितना आ रहा है? 20%, तो मैं कंट्रीब्यूशन आपको बताऊं तो आप बाकी सारी वैल्यूज बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 5,640 रुपए, तो 5,640 रुपए अर्न करने के लिए कंट्रीब्यूशन मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर में जाएं, सीएम रेशो कितना है? सीएम कितना है? 5640 डिवाइडेड बाय 0.2। 5640 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना? 28,000। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? क्या ये मैथ समझ आ गई है? अगेन, अगर सीएम रेशो 40% होता तो मैं इसको किससे डिवाइड करता? अच्छा, अब इस ब्रेक के बाद, इस मैथ्स के ब्रेक के बाद मेन वीडियो पर आए। मैं आपको याद दिलाऊं मैं आपसे क्या बात कर रहा था। हम दोस्त बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, जिसका नाम क्या है? हर सवाल में जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपसे व्हाट इफ एनालिसिस ही करवा रही है। हर एक सवाल में, नॉट जस्ट इन कैफ, इन फाइनल्स एज वेल। एग्जामिनर क्या बोलता है? आप में से रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं ना, पेपर पास पेपर रीड तो किए होंगे। एग्जामिनर आपको बोलता है हमारी कंपनी ने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, ये कम कर दिया, प्रॉफिट हमारी रिक्वायरमेंट ये है, एक काम पैकेट बना के बेच रहे हैं, आप बताओ क्या करें? आपने हर सवाल में व्हाट इफ ही करना है। बस फर्क ये है, ये पहला व्हाट इफ जो आप बोर्ड पे कर रहे हैं ये थोड़ा सिंपल है। जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, अगर तुमने पेपर क्लियर करना है तो तुम्हें सवाल रीड करना आना चाहिए। सर मुझे सवाल रीड करना आता है, जुमला चेंज कर देता हूं, तुम्हें सवाल रीड करना आना चाहिए विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम, और उसको फिर आगे सॉल्व भी करना है। ये 3 चैलेंज हैं, इसको पूरा करना है। नाउ बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। सर यहां पर हम खुश थे, यहां पर हम अफसोस में थे, बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका नाम आप लोगों ने क्या रखा? मैं ब्रेक इवन सॉल्व कर रहा हूं देसी स्टाइल से। अगर ब्रेक इवन है तो इसका मतलब क्या होगा? नो प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट तो मेरी कहीं नहीं जो है वो जाती, कंट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए? अच्छा, अब मुझे बताइए 7 लाख का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट शो कर रहा है? 20%। तो मुझे बताएं
अगर मुझे 7 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न करना है तो मुझे कितने रुपए का माल बेचना पड़ेगा? थोड़ी मैथ्स करके बताएं। कितनी? 35 लाख। अच्छा, 35 लाख में से 7 लाख बच गए तो बाकी क्या हो गए? ऐसा। एक और सवाल और आखिरी सवाल, 35 लाख रुपए के ऊपर कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? एक कितने का बेच रहे हो? तो 35 लाख डिवाइड बाय 500 कितना? तो अब जो चाय के होटल पे दोस्त बैठे हुए थे ना, चाय भी पूरी हो गई और एक बात भी समझ आ गई। क्या? देख दोस्त, सिविक आयन आए, सिविक आयन आए, कराची ईट में 25 करोड़ आए लोग, 1 करोड़ आए, हमें गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जितना भी हम ऊपर जाएंगे ना, फायदा ही होगा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पेपर में आपका पहला ऑब्जेक्टिव मेरिट होता है कि पास होता है? पास हो जाए, मेरिट के लिए बाद में काम कर लेंगे, पहले कम से कम ये तो पूरा हो जाए। मेरिट इज ऑलवेज द क्रीम, ऑलवेज द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक। चेरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रही तो आप मेन केक को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें कितने कस्टमर की जरूरत है? अगर पेपर में ये सवाल नंबर ऑफ कस्टमर के फॉर्म में पूछ रहे तो आंसर क्या आ रहा है? 7,000। रेवेन्यू की फॉर्म में पूछ रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? कि भाई 35 लाख रुपए का माल बेचना पड़ेगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? ना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम के टॉपिक पढ़ रहे हैं, खास तौर पे ए लेवल्स वाले, आप लोगों ने पहले ये टॉपिक किए होंगे फॉर्मूला की फॉर्म में। मैं फॉर्मूला आप लोगों को दूंगा, सिखाऊंगा, फॉर्मूला के साथ खेलना भी आपको सिखाऊंगा। प्लीज डू नॉट मेंटली डू नॉट बी रिलायंट ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा याद नहीं किए जाते हैं, ए लेवल एंड हो गया। फॉर्मूला सीखे जाते हैं, फॉर्मूला बनाए जाते हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूलाज होंगे, आपको उनको यूज करना है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? किसी किस्म का फड्डा? काइंडली अपने बातें काम ये कीजिएगा, ये पूरा चार्ट बनाने के बाद व्हाट इफ ऊपर हेडिंग नोट कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी बात भी नोट कर लेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज व्हाट इफ। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मैं ये 2 टॉपिक आप लोगों को थोड़ा अलग स्टाइल से लेके जा रहा हूं ताकि आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिले, एक नया फ्लेवर मिलना स्टार्ट हो और आपको सेम चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं मुझसे आप उसमें बोर ना हो रहे। सेम सारे काम करेंगे, सेम पास पेपर होंगे प्रैक्टिस, बट विद न्यू एग्जांपल्स। ठीक है जी? और सर एंड में अपने पास ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लीजिएगा, बट याद रखिएगा वी हैव कैलकुलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट, नॉट बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? किसी किस्म का सवाल? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोगों की जो अगली क्लासेस होंगी, आपकी अपनी क्लास तो हो रही होगी, आपकी कुछ क्लासेस मैं मर्ज करूंगा विद रेगुलर बैच। वहां पर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जो है वो आ जाएंगे। वो टॉपिक आप लोगों के चक्कर में ही स्टार्ट होगा और वो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ग्रिड नंबर बी। या तो वेरिएंस स्टार्ट कर दूंगा या प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। उसका रीजन ये है कि उन 2 टॉपिक्स में किसी किस्म का बर्डन ग्रिड सी का नहीं आता। तो अगर आपने जो कोई पूछे कि सर लाइक तुम पूछ सकते हो कि सर मैं तो ओ लेवल्स का हूं, मैं तो फर्स्ट टाइम कैफ पढ़ रहा हूं, तो अगर मैंने सीवीपी नहीं पढ़ा, मैंने डिसीजन मेकिंग में लिमिटिंग फैक्टर नहीं किया, तो क्या मुझे प्रोसेस में मुश्किल होगी? नहीं। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं और आप लोग, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के अंदर और वेरिएंस में सेम स्टेज के ऊपर है। क्या ये बात क्लियर होती है? लेकिन आपको थोड़े अरसे तक जहमत फेस करनी पड़ेगी जब तक आप उन लोगों के इक्वल नहीं आ जाते। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? किसी किस्म का सवाल प्लीज? कितने टॉपिक पढ़ाते हो? यार 2 टॉपिक हो गए वहां पे, सीवीपी और आपका लिमिटिंग। ठीक है ना? चल यार वर्क बुक हमारे पास बन गई है, मैं उसको वर्क बुक की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा हूं। आप वर्क बुक भी लें, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक इसलिए होनी चाहिए, पीडीएफ में से, लेकिन होनी चाहिए आई कैप की। आप उसको एज अ बेंचमार्क यूज कर लें। बेंचमार्क से मुराद ये, देखो मैं इंसान हूं, क्लास में मुझसे गलती हो सकती है। गलती ये हो गई, टॉपिक पढ़ा के एंड कर दिया, मेरे दिमाग में एंड हो गया और वो एंड नहीं हुआ था, या मैं फ्रॉड हूं। आइदर केस आपको पता चलेगा बहुत देर से। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आई कैप की बुक को ना एज अ बेंचमार्क यूज करो, ये देखने के लिए कि सर ने जो करवा दिया है बुक के हिसाब से वो कितना हो गया। अब मैं बोलूं कि ये टॉपिक एंड हो गया, सीवीपी एंड हो गया, तो तुम बुक लेके मेरे पास आओगे सर ये 2 टॉपिक आपने नहीं कराया, तो फिर मैं उसका रीजन दूंगा कि मैंने क्यों नहीं कराया। लेकिन तुम्हें आइडिया हो जाएगा अच्छा कि 2 टॉपिक इसलिए नहीं कराया, उसका यकीनन लिंक आगे के साथ बन रहा है, वो सवाल हमने बाद में सॉल्व करना है।
या तो वो पूरा हो गया है, या फिर मैं तुम्हें ये बोलूंगा भाई ये मैं भूल गया हूं, इसको मैं सॉल्व जो है वो करवा देता हूं। तो अपनी कंप्लीटनेस चेक करने के लिए, ऑडिट पढ़ रहे हो, कंप्लीटनेस चेक करने के लिए तुम्हें मेक श्योर करना है तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए। वर्कबुक में वैसे काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो सारे सवाल उठा के उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए अपने सवालों के साथ, क्योंकि मेरा मसला वही है कि मैं चिखता रहता हूं, बच्चा बुक सॉल्व नहीं करता, तो वर्कबुक के बहाने सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, चले, थैंक यू।